Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, today I am here to share some important MCQs regarding AWS examination for PGT post of Business Studies. Fine. I have seen many MCQs of finance subject in Business Studies subject, जहां पर मैंने देखा है कि 11th क्लास में आपको चैप्टर नंबर 8 दिया है, द नेम इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, एंड क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज की बुक में आपको अगेन फाइनेंस का एक चैप्टर दिया हुआ है पार्ट 2 में, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कई बार बेटा क्या होता है कि इफ वी आर वेरी कंफर्टेबल विद बिजनेस स्टडीज, तो दिस इज प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड रिलेटेड टू मैनेजमेंट. फाइन. सो वी आर वेरी मच कंफर्टेबल फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यूज ऑफ दैट, बट we will face some problem when we are going to appear in the examination and some questions asked from the financial management part. Fine. तो अगर मैं बता रही हूँ कि क्लास 11th एंड क्लास 12th में एक एक चैप्टर दिया हुआ है रिगार्डिंग दिस, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. एमसीक्यूज इसके रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं. फाइन. तो मैं आज थोड़े से एमसीक्यूज और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें इसी के बारे में AWS एग्जाम के लिए शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. एंड दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज जो भी बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं वी नीड टू रीड दीज चैप्टर्स, है ना. 11th क्लास में भी 12th क्लास में भी, चाहे वो बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड हो चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो. सो बेसिकली दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम. फर्स्टली एंड सेकेंडली AWS के लिए तो मैंने बनाई ही है ये वीडियो. फाइन. तो चलिए आज हम इसको बहुत शॉर्ट में बात करेंगे. जल्दी से कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने हैं मुझे. देखिए, सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं, आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. Fine. So if we are talking about MCQs, so first MCQ can be asked in the examination, that is capital structure consists of, आपको options given होंगे equity, debt, both A and B and none of the above. So mark my words beta, if we are talking about capital structure means we are talking about the combination of both. Fine. One equity and another one is debt. So your answer will be both A and B. Fine. Next MCQ can ask in the examination, dividend is fixed for, ठीक है. डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड फॉर, किसके लिए डिविडेंड रेट फिक्स्ड होता है? ऑप्शन सुनिएगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, डिवेंचर होल्डर्स के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. आपको ये पता है इक्विटी शेयर होल्डर को कभी भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया जाता है. अब बात है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, डिवेंचर होल्डर्स की. फाइन. जहां पे आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट पे रिटर्न दिया जाता है, बट मार्क माय वर्ड्स, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है डिविडेंड रेट. तो डिवेंचर होल्डर को कभी भी डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, डिवेंचर होल्डर्स को हमेशा इंटरेस्ट मिलता है. सो डिवेंचर होल्डर भी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, एंड योर करेक्ट आंसर विल बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रेट फिक्स मिलता है. फाइन. सो डोंट गेट कंफ्यूज इन द term dividend and interest. If we are talking about debenture holders, so we will talk about interest only. Fine. And if we are talking about preference shareholders, we will talk about dividend here. Fine. So fixed दोनों में रहेगा, dividend में भी और interest में भी, whether we are talking about preference shareholders and whether we are talking about the debenture holders. But yes, if we are talking about dividend term, it will be considered in the preference shareholders, and if we are talking about the interest term, so it will be considered for the debenture holders. Fine. Next MCQ की बात करते हैं. कैसे पूछा जा सकता है? विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज मोर रिस्की इफ कंपनीज इनकम इज नॉट स्टेबल. अगर कंपनी की इनकम स्टेबल नहीं है तो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके लिए मोर रिस्की हो सकता है? बेटा, हमने पूरा चैप्टर स्टडी कर रखा है जहां पे हमें ये बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं डेट, इक्विटी, रिटेन अर्निंग और ऑल ऑफ द अबव, अगर ये हमें ऑप्शंस गिवन है तो हमेशा ध्यान रखिएगा डेट इज मोर रिस्की. वाई? बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग पे हमें कोई इंटरेस्ट सच नहीं देना होता है. इक्विटी शेयर होल्डर का हम जब डिविडेंड देते हैं जब हमें अच्छा प्रॉफिट होता है. बट अगर हम यहाँ बात करते हैं डेट की, इट मीन्स डिवेंचर होल्डर्स का भी प्रीवियस एमसीक्यू में मैंने बात की है, इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड फॉर दैम. फाइन. बिकॉज दे आर नोन एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. डन. सो अगर आपकी कंपनी की जो इनकम है वो स्टेबल नहीं है, सो कहीं ना कहीं आपको डेट से फाइनेंस सोर्स करना इज वेरी रिस्की इफ योर इनकम इज नॉट स्टेबल. वाइल इट इज वेरी चीपर एज कंपेरिजन टू अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बट वी कैन से दिस इज मोर रिस्की इफ योर इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्टेबल.
फाइन, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करेंगे। डिवेंचर होल्डर्स आर नोन एज creditor of the organization, owners of the organization, debtors of the organization और all of the above. फाइन, इस एमसीक्यू में मैं आपको दो एमसीक्यू की बात करूंगी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिवेंचर होल्डर्स आर नोन एज क्रेडिटर ऑफ द फर्म, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। एंड एक और इससे एमसीक्यू निकल कर आता है, अगर इसकी जगह शेयर होल्डर आ जाता डिवेंचर होल्डर की जगह, तो बेटा मार्क माय वर्ड्स, आपको यहाँ पे क्या लिखना होता, ओनर्स ऑफ द कंपनी। Fine. So we can say shareholders are known as the owners of the company, while debenture holders are known as the creditor of the company. That's why the interest rate for the debenture holder is fixed in the organization, because वो creditor है, उनको हमें रिटर्न देना ही देना है, चाहे हम प्रॉफिट में हो चाहे हम लॉस में हो। इसीलिए अगर मैं प्रीवियस एमसीक्यू की फिर से बात करूं, तो जो हमने बोला है कि मोर रिस्की होगा, भाई रिस्की है, क्योंकि अगर मुझे लॉस भी हुआ, स्टिल आई नीड टू पे द इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। Fine. So these are the MCQ. You can interrelate them and you can get the good understanding. अब इनमें से कोई भी कहीं से भी आपको MCQ फ्रेम करके दे दे, I hope you will able to answer for that. Fine. चलिए और दो चार MCQ की और बात कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं सेशन। देखिए एक और क्या हो सकता है, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, डिविजन ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सो बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट का दूसरा वर्ड जो सिनोनिम में हम यूज करते हैं वो क्या आता है, वो आता है एलोकेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट मतलब आप फंड्स को ला रहे हो, इन्वेस्टमेंट मतलब आप फंड्स को लगा रहे हो, लगाना मतलब एलोकेशन। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा एलोकेशन ऑफ फंड्स। फाइन, दो तीन एमसीक्यूज और है, ये बेसिकली 12th क्लास से ही मैंने लिए हैं, एक बार सुनिएगा। द कॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी इज नोन एज, आपको पता है हम जब भी कोई सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस से पैसा उठाते हैं, प्रोक्योर करते हैं फंड्स को, बेटा देयर इज सम कॉस्ट। फाइन, जब कोई कॉस्ट होती है तो ये पूछ रहा है जब आप इक्विटी से पैसा रेज कर रहे हो तो कौन सी कॉस्ट आपको अराइज होती है। सो ऑप्शंस आर फाइनेंशियल रिस्क, कॉस्ट ऑफ डेट, फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा इक्विटी शेयर से पैसा रेज करने के लिए कॉस्ट अराइज होती है, दैट कॉस्ट इज नोन एज अ फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फाइन, सो यू कैन गेट द आंसर कि इक्विटी से अगर हमें पैसा रेज करना है, फाइन, अगर हमारा सोर्स है इक्विटी, सो द कॉस्ट विच विल अराइज फॉर रेजिंग द फंड थ्रू इक्विटी इज नोन एज द फ्लोटेशन कॉस्ट। फाइन, एक और एमसीक्यू देखते हैं। अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिवली नीड्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एज कंपेयर टू अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सुन लीजिए, लेसर, लार्जर, मॉडरेट एंड नेग्लिजिबल। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, जो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन फिक्स्ड एसेट्स को कम एक्वायर करता है। वाई सो, बिकॉज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम वो नहीं करता है। इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स, फाइन, सो देर इज नो नीड ऑफ higher machineries, there is no need of good technology in the organization, they are just going to buy the goods from manufacturing concern and they are going to just sell those goods. Fine, so we can say ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंपैरेटिवली जो फिक्स्ड एसेट में लगाने वाला इन्वेस्टमेंट चाहिएगा वो उसको लेसर चाहिएगा। अगर हम इसको वाइस वर्सा बोल देते हैं, अगर ये आपका जो एमसीक्यू है ये आपको रिटर्न फॉर्म में उल्टा दे दिया जाए, ऑपोजिट फॉर्म में वाइस वर्सा दे दिया जाए, सपोज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की जगह आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन दे दिया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स्ड एसेट्स के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगाना होगा एज कंपैरेटिव टू द ट्रेडिंग कंसर्न। सो यहां पर आंसर होगा हायर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स, प्रोडक्शन उन्होंने करना है। इफ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे नीड मोर मशीनरीज, दे नीड वी कैन से हायर टेक्नोलॉजी। जो ऑब्सोलीट हो गई है उन टेक्नोलॉजी को उनकी बारी बारी उनको रेनोवेट कराना होगा। फाइन, उनको बारी बारी उनको नई टेक्नोलॉजी हायर करनी होगी फॉर गुड प्रोडक्शन।
फाइन. सो वी कैन से अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो फिक्स्ड एसेट में वो क्या करेगा बेटा, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा एज कंपैरिजन टू द ट्रेडिंग कंसर्न. आई होप अगर ये एमसीक्यू आपको वाइस वर्सा फॉर्म में दोनों तरफ से पूछ लिया जाए सो यू विल बी एबल टू आंसर इन द एग्जामिनेशन. फाइन. एक दो एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, वाइंड अप करते हैं सेशन. नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बिजनेस फाइनेंस में जब हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज की सेकंड बुक में फर्स्ट चैप्टर में, जहां पे अगर हम बात करते हैं बेटा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितना प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड करना है, कितना एलोकेशन ऑफ फंड्स करना है. आंसर विल बी फाइनेंशियल प्लानिंग. देखिए इसमें बोला है प्रॉपर मैचिंग फंड रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी. ठीक है, कितना हमें फंड रिक्वायर्ड है और कितना हमारे पास अवेलेबल है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ऑप्शंस आर फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, फंड रिक्वायरमेंट कितना है, आपको रिक्वायर कितना है, हाउ यू विल गेट टू नो, कैसे, जब आप ये देखोगे प्लानिंग करोगे कि मेरे पास कितना है और कितना मुझे और चाहिए. लगाने की बात तो जब आएगी जब आपके पास फंड्स अरेंज हो जाएंगे. इफ यू डोंट हैव फंड्स हाउ यू विल इन्वेस्ट इन द एसेट्स. फाइन. सो फर्स्ट यू हैव टू प्रोक्योरमेंट द फंड एंड हाउ यू विल प्रोक्योर द फंड्स थ्रू द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड हाउ यू विल एनालाइज कि मुझे कितना फाइनेंस चाहिए, कितना पैसा मुझे रिक्वायर्ड है. हाउ यू विल नो दैट थ्रू द फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइन. सो आई होप मैंने आपको इतने कीवर्ड्स एक एमसीक्यू में बता के चल रही हूँ कि अगर वो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम होके आ जाएगा यू विल एबल टू आंसर फॉर दैट. फाइन. एंड द लास्ट एमसीक्यू या एक डिटेल एक बता देती हूँ आपको, 2 पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं जहां पे आपको बेटा कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाती है. ठीक है, तो अगर आपको दिया है फिक्स्ड कैपिटल एंड आपको दिया है वर्किंग कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिक्स्ड कैपिटल आपका नॉन करेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, फाइन, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. एंड वर्किंग कैपिटल आपका क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट इन द करेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो शॉर्टर टर्म के लिए होता है, वीकेंड से जो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है. फाइन. आई होप अब ये आपको अगर अलग अलग भी दे देगा, मैचिंग करने के लिए भी दे देगा, फिक्स कैपिटल से दे देगा, वर्किंग कैपिटल से दे देगा, सो यू विल बी एबल टू आंसर फॉर दैट, जो मैंने आपको जिस तरीके से डिस्कस कर लिया है. फाइन. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज. तो आपको ये पता चल गया फिक्स कैपिटल हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाते हैं, जिनको हम नॉन करंट एसेट्स ही बोलते हैं, जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स ही बोल सकते हैं. फाइन. एंड वर्किंग कैपिटल हमको क्यों चाहिए होती है, जो पैसा, जो फंड्स, जो इन्वेस्टमेंट हमको किसमें करना है, करंट एसेट्स में करना है, जो नॉन करंट, जो बेसिकली नॉन फिक्स्ड एसेट्स होती है. ठीक है, सो मैंने आपको सारे इनका सिनोनियम बता दिए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपको ये भी बता दिया. आई होप यू आर गुड टू गो नाउ. ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे बिकॉज दीज 2 चैप्टर आर फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम द बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट, तो इसीलिए मुझे डिस्कस करना था. आई होप मैंने सारे एमसीक्यूज आपसे डिस्कस कर लिए, बट स्टिल इफ यू आर फीलिंग इफ एंड बट इन दीज चैप्टर्स जो फाइनेंस से रिलेटेड है, यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स. आई विल कम अप विद अ वीडियो, जैसा कि आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैम ये टॉपिक एक बार डिटेल में करा दीजिए. सो आई विल यूज माई बोर्ड एंड मार्कर फॉर दैट एंड विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज. Fine. Thank you so much guys for watching in. Thank you. Take care and bye bye.